नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंसस क्लासेस पर। साथियों, आप सभी के बीच में लेकर उपस्थित हूँ रीट पात्रता परीक्षा 2025। जी हाँ साथियों, रीट पात्रता परीक्षा से संबंधित आपके मनोविज्ञान, शिक्षण, विद्या और हिंदी भाषा और साथ ही आपके राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ। ये आपका मॉक टेस्ट फर्स्ट रहने वाला है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला। इससे जो क्लास में आपको कवर करवाने वाला हूँ, मनोविज्ञान के क्वेश्चन रहने वाले हैं, शिक्षण, विद्या, हिंदी भाषा एंड राजस्थान जीके के, यानी कि आपका 27 फरवरी वाला पेपर हुबहू आपको आज की क्लास में कवर करवाने वाला हूँ। जितने भी रीट के प्यारे विद्यार्थी साथीगण इस क्लास को देख रहे हैं, पूरी देखना, एंड तक देखना और एंड में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके इस क्लास से कितने प्रश्न करेक्ट और सही हो रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आज की क्लास कुछ इस तरह की रहने वाली है। तो आज का पहला प्रश्न आप सभी के बीच साथियों पूछा गया है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, फिर आंसर देना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। पहला प्रश्न आप सभी के बीच पूछा गया साथियों कि अभिप्रेरणा, 1 मिनट, प्रश्न आपका पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। प्रश्न को पढ़ना है, फिर आंसर देना है कि अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार के लक्षण बताने हैं आपको। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार के लक्षण कौन कौन से हो जाएंगे। फर्स्ट है आपका दिवा स्वप्न, बी आपका कुसुमायोजन, या फिर भग्नाशय, या फिर उतुक्षा। बताओ जल्दी से क्या राइट हो जाएगा। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार के लक्षण कौन कौन हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें आप सभी का राइट आंसर है वो हो जाएगा बिल्कुल। इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है आपका सोता वाला, यानी कि आपका उत्सुकता, यानी कि फोर्थ वाला जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा बिल्कुल। आपका डी वाला ऑप्शन आप राइट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपका इसमें आप सभी को बताया मैंने, मनोविज्ञान, शिक्षण, विधियां और आपके राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, हाँ, तो अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न को पढ़िए कि मोटिवेशन। प्रश्न है आपका, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के, यानी कि आपको याद रखना है मोटिवेशन शब्द है जिसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। सबसे पहली बात तो लैटिन भाषा से हुई है। अब इसके लैटिन भाषा के भी किस शब्द से हुई है वो बताना है आपको। हाँ, तो आपको लैटिन भाषा के किस से हुई है, मोड धातु से, या फिर आपकी मी धातु से, या मोटम धातु से, या मोम धातु से। मेरे प्यारे साथियों जल्दी से इसमें कमेंट करके बता दीजिए आपका क्या आंसर हो जाएगा। इसमें देखो, इसकी जो उत्पत्ति हुई है आपके मोटम धातु से हुई है। कौन से, लैटिन भाषा के मोटम धातु से हुई है, यानी कि इसमें आपका तीसरा वाला जो ऑप्शन आप कर रहे हो मोस्ट इंपोर्टेंट करेक्ट राइट हो जाएगा। समझ गए सभी। हाँ, इसी तरह अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच प्रश्न 3 पूछा गया साथियों कि वह कारक जो व्यक्ति का कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है यहाँ घटाता है क्या कहलाता है। वह कारक जो व्यक्ति का जो मतलब अपन कार्य कर रहे हैं तो उसके उत्साह को बढ़ाता है या घटाता है, ये कार्य ये क्या कहलाता है। आप सभी के बीच आपका प्रश्न पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपका राइट हो जाएगा एक अंदर की अभिप्रेरणा, यानी कि साथियों इसमें आपका 3 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभिप्रेरणा होती वही आपके मतलब व्यक्ति की जो उत्सुकता है उसको बढ़ाती है या घटाती है। समझ गए सभी। हाँ, अब बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। प्रश्न 4 आप सभी के बीच पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है आप सभी का कि बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, वह है क्या कहलाती है। बताओ बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से कब करता है, बताइए भाई। इसमें आपका राइट हो जाएगा, इस चीज को कहते हैं सकारात्मक प्रेरणा। क्या कहते हैं, सकारात्मक प्रेरणा, यानी कि बच्चे के अंदर जब तक सकारात्मक प्रेरणा नहीं होगी जब तक वो किसी भी कार्य को अपनी स्वेच्छा से नहीं करेगा, अपनी इच्छा से नहीं करेगा। यानी कि इसमें फोर्थ वाला आंसर आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 5 की तरफ। ये प्रश्न आपका राजस्थान जीके से संबंधित पूछा गया साथियों। प्रश्न को पढ़िएगा कि बारडोली की जो नटराज शिव मूर्ति किस शैली से बनी हुई है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका कि जो बारडोली की जो नटराज शिव मूर्ति है किस शैली में बनी हुई है, ये पूछा आपको। तो भाई आपका इसमें आंसर देना सभी को। इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा प्यारे साथियों, बिल्कुल आपका हो जाएगा इसमें प्रतिहार शैली से बनी हुई। किसकी, प्रतिहार शैली से आपका इसका आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, समझ गए सभी। हाँ बिल्कुल, इसमें आपका ए वाला ऑप्शन सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच पूछा गया साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को पढ़िएगा। जागृति ज्योत पत्रिका किस अकादमी द्वारा प्रकाशित की जाती है। जागती ज्योत, देखो जागृति नहीं सॉरी, जागती ज्योत पत्रिका किस अकादमी द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो आप सभी को बताना। जागती ज्योत आपकी ये राइट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। इसमें करेक्ट आंसर है जो आपका सी वाला, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा आपके जागती ज्योत पत्रिका इसका मतलब प्रकाशन किया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा साथियों। बहुत ही शानदार प्रश्न है और रीट पात्रता एग्जाम के अंदर बन सकता है। अगला प्रश्न आप सभी के बीच पूछा गया साथियों कि चंबल एक्सप्रेसवे का नया नाम क्या किया गया। बताओ चंबल एक्सप्रेसवे है उसका नया नाम क्या, नामांकरण क्या किया गया है, बताइए जल्दी से क्या राइट हो जाएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, इसका नया नामांकरण किया गया है
बिल्कुल अटल बिहारी एक्सप्रेस वे क्या कहलाता है? हाँ, अटल बिहारी यानी कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी एक्सप्रेस वे मतलब इनके नाम पर रखा गया है। चंबल एक्सप्रेस वे नाम चेंज करके अटल बिहारी एक्सप्रेस वे कर दिया गया। समझ गए सभी? हाँ, तो आपका डी ऑप्शन याद रखिएगा, बहुत ही शानदार है। अगला प्रश्न आप सभी के बीच पूछा गया है, प्रश्न को पढ़िएगा। हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? हाड़ौती का खजुराहो किसको कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, हाड़ौती का खजुराहो आपका हो जाएगा बंड देवरा। किसको कहा जाता है? बंड देवरा, यानी कि आपका इसमें ए वाला ऑप्शन सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच पूछा गया साथियों कि राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? राजस्थान का राजकोट किसको कहा जाता है? ये उपनाम है किसी शहर का राजस्थान के। तो राजस्थान का राजकोट की बात करें तो आपका राइट हो जाएगा साथियों लूणकरणसर बीकानेर। क्या हो जाएगा? लूणकरणसर बीकानेर। आपका ए वाला ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। लूणकरणसर बीकानेर के अंदर है, जिसको राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच ये है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न है आपका कि जो आलमगीरी कुरान एवं आपके कुरान कमाल पुस्तक किस संस्थान के अंतर्गत आती है? तो ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न क्या है वो समझना बहुत जरूरी है इसमें, है ना। आलमगीरी कुरान और कुरान कमाल पुस्तक किस संस्थान के अंतर्गत आती है? तो इसका जो ऑप्शन आपके सामने है, किसके अंतर्गत आती है? ये आपकी आती है अरबी फारसी शोध संस्थान के अंदर आती है। किसमें? अरबी फारसी शोध संस्थान, जो कि राजस्थान जी के पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को जरूर याद होगा। अरबी फारसी शोध संस्थान ये आपका कहाँ है? जल्दी से सभी विद्यार्थियों को कमेंट में बताना है ना। तो आलमगीरी कुरान और कुरान कमाल पुस्तक ये आपके किस संस्थान की बात कर रहे हैं? तो अरबी फारसी शोध संस्थान के अंदर है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आप सभी के बीच साथियों पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसको कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों जल्दी से इसमें आपको आंसर देना है, वो आपका हो जाएगा विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ को। किसको कहा जाता है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ को आपका भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। समझ गए सभी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सभी विद्यार्थियों के लिए। अगला सवाल आप सभी के बीच साथियों पूछा गया है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि राजस्थान की कामधेनु किसको कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु किस गाय, यानी कि कामधेनु क्या है? ये आपकी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों, इसमें राठी गाय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राठी गाय, यानी कि ए वाला ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। ये राजस्थान की कामधेनु के नाम से पुकारी जाती है। अगला सवाल आप सभी के बीच पूछा गया साथियों कि उड़न गिलहरियों के लिए क्या है? उड़न गिलहरियों का स्वर्ग राज्य के किस अभयारण्य को कहा जाता है? उड़न गिलहरियों का स्वर्ग किस राज्य के किस अभयारण्य को कहा जाता है? तो आपका इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों सीता माता अभयारण्य। ये कहाँ हो जाएगा आपका? ये कहाँ है? जल्दी से आपका ये देखो, कभी कभी ऑप्शन के अंदर आपको विशेषकर तो प्रतापगढ़ के अंदर ही है, ठीक है, कुछ सीमा आपके चित्तौड़ वाली में भी है, यानी कि चित्तौड़ की कुछ सीमा भी इसमें मिलती है चित्तौड़गढ़। यानी कि कभी ऑप्शन के अंदर आप प्रतापगढ़ नहीं दे रखा है तो चित्तौड़ दे रखा है तो चित्तौड़ भी राइट हो सकता है। अगर ऑप्शन के अंदर आपका प्रतापगढ़ दे रखा है तो प्रतापगढ़ ही राइट होगा। तो ये सब याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, अगला सवाल आप सभी के बीच से, राजस्थान की वैष्णो देवी किसको कहा जाता है? राजस्थान की वैष्णो देवी किसको कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों ये आपके अबरूदा माता माउंट आबू को कहा जाता है। किसको? अबरूदा माता माउंट आबू को आपका राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। राजस्थान की वैष्णो देवी की बात हो रही है, समझ गए सभी? हाँ, डी ओ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अबरूदा देवी माउंट आबू के अंदर है। अगला प्रश्न आप सभी के बीच साथियों पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। सवाल है आपका कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस शहर में स्थित है? मतलब राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की बात हो रही है, तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अजमेर के अंदर। कहाँ हो जाएगा? अजमेर के अंदर आपका, यानी कि बी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आप सभी के बीच मेरे प्यारे साथियों पूछा गया है, प्रश्न है आप सभी का कि राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र बताना है। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा हो जाएगा साथियों? बिल्कुल इसको करेक्ट करना है, कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल इसमें आपका राइट हो जाएगा आंगीवाण। कौन सा हो जाएगा? आंगीवाण, यानी कि सी वाला ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा साथियों, आंगीवाण, जो कि आपका राजस्थानी भाषा का जो सर्वप्रथम राजनीतिक समाचार पत्र था, ठीक है। हाँ, समझ गए सभी। अगला सवाल ये आपका पूछा गया है। अगला सवाल कि राजस्थान में सर्वप्रथम यूनेस्को की विश्व धरोहर यानी कि प्राकृतिक श्रेणी में शामिल है। प्राकृतिक श्रेणी में शामिल कौन सा है वो बताना है आपको। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों केवलादेव अभयारण्य, यानी कौन सा हो जाएगा? केवलादेव अभयारण्य, जो कि आपका ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा, यानी कि यूनेस्को की विश्व धरोहर जो कि प्राकृतिक श्रेणी में शामिल है, ठीक है। हाँ, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आप सभी के बीच पूछा गया प्रश्न है
कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो कि संकल्प शक्ति पर बल देता है, अभिप्रेरणा का वह सिद्धांत जो कि संकल्प शक्ति पर बल देता है, तो वो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? बिल्कुल आपका हो जाएगा ऐच्छिक सिद्धांत। कौन सा हो जाएगा? ऐच्छिक सिद्धांत, यानी कि 2 वाला ऑप्शन है आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है, मोस्ट ऐच्छिक सिद्धांत जो कि अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है जो कि संकल्प शक्ति पर बल देता है। समझ गए सभी? हाँ, अगले सवाल की बात करें। अगला सवाल आपके सामने प्रश्न पूछा गया साथियों, किस मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम विधि के रूप में ब्राह्मण बाह्य प्रेरणा को आंतरिक प्रेरणा की तुलना में निम्नांतर बताया है? तो बताओ किस मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम विधि के रूप में बाह्य प्रेरणा को आंतरिक प्रेरणा की तुलना में निम्नतर बताया है? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताइए जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा इसमें? बिल्कुल, यानी एक तो ये आपका प्रेक्सी और आपका रॉबिन्स और हॉरक्स, यानी ये 3 नाम है, प्रेक्सी, रॉबिन्स और हॉरक्स, यानी कि ये 3 नाम जो कि आपका 2 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन्होंने आपका जो बाह्य प्रेरणा है जिसको अधिगम विधि के रूप में जो बाह्य प्रेरणा है जिसको आंतरिक प्रेरणा की तुलना में निम्न बताया है, 2 वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के बीच है मेरे प्यारे साथियों कि निम्न में से मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है, निम्न में से जो मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक कौन सा हो जाएगा इसमें? तो मेरे प्यारे साथियों वो क्रोध भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, भय एवं प्रेम भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें राइट हो जाएगा उक्त सभी, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्रोध भी है, आपका दुख भी है और भय एवं प्रेम भी है जो कि मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक के रूप में है। ठीक है, अगला सवाल आप सभी के बीच साथियों प्रश्न 8 पूछा गया है, निम्न में से कौन सी विधि अभिप्रेरणा की उचित विधि नहीं है? कौन सी विधि अभिप्रेरणा की उचित विधि नहीं है मेरे प्यारे साथियों? तो आप जल्दी को फटाफट कमेंट करना। दंड का प्रयोग कौन सा हो जाएगा? दंड का प्रयोग ये आपका उचित अभिप्रेरणा की उचित विधि नहीं है, यानी कि एक ऑप्शन ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के बीच क्वेश्चन 9 पूछा गया साथियों, ध्यान से सवाल को करना है फिर आंसर देना है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है। तो वो आपके हो जाएंगे साथियों क्लीलैंड हो जाएंगे। कौन से? क्लीलैंड हो जाएंगे, यानी कि ए वाला ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्लीलैंड आपका राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? अगला सवाल आप सभी के बीच प्रश्न है 10 पूछा गया साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है फिर आंसर देना है। प्रश्न है आपका क्वेश्चन 10, 1 मिनट इसको थोड़ा सेटलमेंट कर देते हैं ना। प्रश्न आपका पूछा गया है कि प्रेरणा शास्त्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। क्या है प्रेरणा? ये एक शास्त्र के अंदर जो रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। अधिगम में अभिप्रेरणा के महत्व को दिग्दर्शित करने वाला यह कथन किसका है? ये कथन बताना है आपको, किसका हो जाएगा? प्रेरणा शास्त्र के अंदर रुचि उत्पन्न करने की एक कला है, अधिगम में जो अभिप्रेरणा महत्व को दिग्दर्शित करने वाला यह कथन किसका है? तो मेरे प्यारे साथियों ये कथन आपका हो जाएगा थॉमसन का। किसका हो जाएगा? थॉमसन, यानी कि ये एक अभिप्रेरणा के बारे में उन्होंने एक कथन दिया था। ए वाला ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा, थॉमसन। समझ गए सभी? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल आप सभी के बीच पूछा गया साथियों कि अभिप्रेरणा के संज्ञानवादी व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अभिप्रेरणा के जो संज्ञानवादी व्यवहार सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने करा? क्वेश्चन 12 का आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों लेविन, न्यूकॉम्ब एवं वर्दीमर। कौन किसने करा था? लेविन, न्यूकॉम्ब और आपका वर्दीमर, यानी कि 2 वैज्ञानिक थे, यानी कि 2 संज्ञानवादी थे जिन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लेविन, न्यूकॉम्ब और वर्दीमर। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। अब इसी तरह अगला सवाल आप सभी के बीच पूछा गया साथियों क्वेश्चन 13, अभिप्रेरणा के स्रोत बताने। अभिप्रेरणा के कौन कौन से स्रोत हो जाएंगे? तो अभिप्रेरणा के स्रोत की बात करें साथियों तो आपका चालक भी है इसमें, ठीक है, प्रोत्साहन भी है आपका, और आपका उद्दीपन भी है, और उपयुक्त सभी डी भी है, यानी कि इसमें आपका जो राइट है वो आपका हो जाएगा 4 वाला। डी ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 14 आप सभी के बीच पूछा गया साथियों कि निम्न में से जो बालक को प्रेरित नहीं करता है वह कौन सा है? निम्न में से बालक को प्रेरित नहीं करता है वो कौन सा है, वह है आपका बताना है। तो वो आपका हो जाएगा अरुचि। अरुचि में बालक कभी मतलब प्रेरित नहीं होगा, यानी कि उसको रुचि नहीं होगी तो वो प्रेरित थोड़ी होगा। हाँ, तो ये प्रेरित नहीं करता है। ठीक है। हाँ, अगला सवाल आपके 20 प्रश्न 15 पूछा गया साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट। अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। अर्जित प्रेरक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आपके? इसमें आपका राइट हो जाए, एक तो जीवन लक्ष्य एवं मनोवृत्ति भी आता है। अब बात करें मेरे प्यारे साथियों, इसमें आदत की विविधता भी आती है और मद व्यसन भी आता है। तो इसमें उपयुक्त सभी आपके यानी डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। कौन सा वाला राइट हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन उपयुक्त सभी आपके अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल की बात करें मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न आपका पूछा गया ये कि तरल
तरल एवं ठोस बुद्धिमत्ता के विचार का प्रस्ताव किसने रखा? तरल एवं ठोस बुद्धिमत्ता के विचार का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये आपका हो जाएगा केटल ने। किसने रखा था? केटल, यानी कि ए वाला ऑप्शन आप सभी का विद्यार्थियों राइट हो जाएगा। इन्होंने तरल और ठोस बुद्धिमत्ता के प्रस्ताव का विचार रखा था। समझ गए सभी, याद रखिएगा। अगला सवाल आप सभी के बीच क्वेश्चन 2 पूछा गया है, ध्यान से करना है कि केटल के अनुसार सीखने और समस्या को सुलझाने के लिए आवश्यक क्षमता और शिक्षा और अनुभव की स्वतंत्रता निम्न कहलाती है। मतलब केटल जो कौन है, ये एक विद्वान है। इनके अनुसार जो सीखने और समस्या को सुलझाने के लिए आवश्यक क्षमता यानी शिक्षा और अनुभव की जो स्वतंत्रता निम्न कहलाती है, वो क्या कहलाती है इनके हिसाब से? वो कहलाती है मेरे प्यारे साथियों ठोस बुद्धि। क्या कहलाती है? वो ठोस बुद्धि कहलाती है। याद रखिएगा, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि इन दोनों का जो संज्ञान है इन्होंने दिया था केटल ने, ठीक है। और अब इन्होंने जो प्रश्न क्या पूछा है, केटल के अनुसार सीखने और समस्या को सुलझाने के लिए आवश्यक एक क्षमता होनी चाहिए, शिक्षा और अनुभव, ये स्वतंत्रता निम्न क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपके ठोस बुद्धि। यानी कि इसमें आपका बी राइट हो जाएगा केटल के अनुसार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है और रीट पात्रता के अंदर आपके 100% पूछे जाने वाला है। अगला सवाल आप सभी के बीच पूछा गया साथियों, स्टर्न वर्ग के बुद्धि के घटकों में निम्न शामिल था। निम्न शामिल था यानी कि क्या शामिल था भाई? इसमें राइट हो जाएगा आपका देखो शामिल नहीं था, सॉरी इसमें मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, शामिल नहीं था तो वो आपका हो जाएगा द्रव्य आसूचना केंद्र। कौन सा हो जाएगा? द्रव्य आसूचना केंद्र, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के बीच साथियों क्वेश्चन 4 पूछा गया है। क्वेश्चन 4 क्या है आपका? ध्यान से, सफल बुद्धि का त्रिपक्षीय यानी कि त्रिपक्षीय सिद्धांत किसने दिया? सफल बुद्धि का त्रिपक्षीय सिद्धांत किसने दिया? मेरे प्यारे साथियों जल्दी से फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। ये इस देने वाले थे आपके स्टर्नबर्ग। कौन थे? स्टर्नबर्ग थे जिन्होंने सफल बुद्धि का जो त्रिपक्षीय जो सिद्धांत है इन्होंने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, और इस बार पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगला इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच पूछा गया साथियों, सफल बुद्धि का त्रिपक्षीय सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपका राइट हो जाएगा स्टर्नबर्ग ने, ठीक है। अगला सवाल आप सभी के बीच डबल सवाल आ गया था। क्वेश्चन अगला है, हाँ, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत क्या है? बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है ये किसने दिया? साथियों मेरे हिसाब से ये वाला सवाल भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस सवाल के बारे में। आपका बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है ये किसने दिया था? ये सवाल आप सभी से पूछा है ना, तो ये सिद्धांत ये देने वाले थे आपके। इसमें जो राइट है वो हो जाएगा गिलफोर्ड। किसने दिया था? गिलफोर्ड, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गिलफोर्ड साथियों ये एक ऐसा नाम है जिन्होंने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। समझ गए सभी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीट पात्रता एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान से राइट कर लेना। अगला सवाल आप सभी के बीच से साथियों क्वेश्चन 10 है, आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एकायामी क्या है? एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है? वो कहता है मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा, हाँ, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ये क्या कहता है? एकाधिक बुद्धि, मतलब सवाल से ही पता चल जाता है कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत मतलब ये कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है ना, एक से अधिक प्रकार की हो सकती है। तो आपका इसमें मेरे प्यारे साथियों बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपका साथियों 11 पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल को ध्यान से पढ़ना है ना। 11 क्या पूछा गया है कि जो छात्र कक्षा में दूसरों को परेशान करते हैं उनके पास यहाँ पे डैश खाली जगह है, प्रकार की सीखने की शैली होने की संभावना होती है, यानी कि सीखने की शैली होने की संभावना होती है। वो कौन सी शैली होती है बताइए जल्दी से? वो आपकी हो जाएगी साथियों इसमें गति संवेदी। कौन सी हो जाएगी? गति संवेदी, यानी कि दूसरों से सीखने की मतलब संभावना होती है ना। ये वाला ऑप्शन इसमें खाली जगह में आ जाएगा गति संवेदी। ध्यान से पढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ा रहा हूँ सभी को। अगला सवाल क्वेश्चन अगर पूछा गया है कि क्रिकेट के खेल के दौरान किस प्रकार की बुद्धिमत्ता के उपयोग किए जाने की संभावना होती है? बताइए भाई, क्रिकेट जब आप कोई खिलाड़ी खेलता है या आप स्वयं खेलते हैं तो उसमें किस प्रकार की बुद्धिमत्ता का यूज़ होगा? वो बुद्धिमत्ता यूज़ होगा साथियों, वो है आपका एक तो शारीरिक होगा और एक आपकी हो जाएगा गति। कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल इसमें एक मिनट इसको थोड़ा ये आपका राइट हो जाएगा। इसमें एक शारीरिक एवं आपके गति संवेदी बुद्धिता कौन सी यूज हो जाएगी इसमें? एक तो शारीरिक मतलब आप शरीर से फिट हो तो खेल पाओगे, और गति संवेदी बुद्धिमत्ता आपकी यूज होती है, ठीक है। हाँ, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपका प्रैक्टिकली सवाल पूछा गया है कि शारीरिक और गति संवेदी बुद्धिमत्ता का यूज किया जाएगा जब क्रिकेट के खेल के दौरान, ठीक है। हाँ, अगला सवाल आप सभी का पूछा गया साथियों कि क्वेश्चन 13 आप सभी के बीच पूछा गया साथियों कि मूर्तिकारों में जो मूर्तिकार होता है, मूर्ति बनाने वाला, मूर्तिकारों के मतलब किस प्रकार की बुद्धिमत्ता का यूज होता है? तो मूर्तिकारों की तो देखो दिमाग एक जगह स्थिर रखना पड़ता है ना, तो इसमें जो बुद्धिमत्ता इनकी यूज होती है वो स्थानिक, यानी कि एक जगह इनका बुद्धिमत्ता जो स्थानिक होती है, एक जगह इनका दिमाग रहता है, और इसलिए वो मतलब एक अच्छी सी इमारत को मूर्तिकार मतलब
रूप दे देते हैं ना। अगला सवाल आप सभी के बीच पूछा गया है कि एक फाइनेंसर के रूप में अच्छा करने के लिए किसी के पास होनी चाहिए, यानी कि एक फाइनेंसर के रूप में अच्छा करने के लिए किसी के पास होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? जल्दी से क्वेश्चन 14 का आंसर देना है। आपका राइट हो जाएगा साथियों, एक तार्किक बुद्धि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तार्किक बुद्धि होना बहुत जरूरी है, यानी कि विचारोयुक्त बुद्धि, यानी कि फाइनेंसर के रूप में कुछ अच्छा करने के लिए तार्किक बुद्धि का होना बेहद आवश्यक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल साथियों क्वेश्चन 15 आप सभी के अगला पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न को पढ़ना है फिर आंसर देना है कि निम्न में से किसके शासनकाल को मेवाड़ की चित्रकला के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। आ गया भाई जीके का क्वेश्चन, किसके शासनकाल को मेवाड़ चित्रकला के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है? तो वो आपका हो जाएगा साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट महाराणा, इसमें आपका अमर सिंह। समझ गए सभी? हाँ, चित्रकला के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। अगला सवाल आप सभी के बीच पूछा गया साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सवाल को पढ़िएगा। सवाल है आपका कि राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ पीस यूनिटी कहाँ स्थित है? सवाल को पढ़िएगा। देखो सवाल काफ़ी अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्टैच्यू ऑफ आपका पीस यूनिटी कहाँ स्थित है। सवाल देखो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपकी हो जाएगी गुजरात में। कौन सी है? वो आपकी हो जाएगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, है ना, कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रतिमा। स्टैच्यू ऑफ पीस यूनिटी की बात करें तो ये आपकी कहाँ हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पाली के अंदर। कहाँ हो जाएगी? पाली के अंदर हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, पाली के अंदर, यानी कि सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। पाली करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा, स्टैच्यू ऑफ पीस यूनिटी पाली के अंदर है। ठीक है। हाँ, अगला सवाल आप सभी के बीच, राजस्थान का कबीर किस लोक संत को कहा जाता है? राजस्थान का कबीर किस लोक संत को कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों वो आपका हो जाएगा दादू जी को, है ना, संत दादू को आपका राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इसी तरह आपका अगला सवाल पूछा गया साथियों कि हाँ, सवाल है आपका चोर पंचाचिका नामक ग्रंथ के रचयिता, चोर पंचाचिका नामक ग्रंथ के जो रचयिता है वो कौन हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों? तो वो हो जाएंगे विल्हण। विल्हण यानी कि डी ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। साथियों आज के क्लास के अंदर मैंने लगभग आपको टोटल 50 समथिंग क्वेश्चन पढ़ाए। ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।